ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक फर्दर ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर होने वाला है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स के कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम आज, फर्दर डीप डाइव करेंगे कुछ ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर के क्या होते हैं। ठीक है, हमने ट्रांसफॉर्मर का क्या पढ़ा था, बेसिक अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि इनकोडर होता है, डिकोडर होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, ये एक चीज को यूज करते हैं, सेल्फ अटेंशन फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग एंड एम्बेडिंग। आज बेसिकली हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं कि सेल्फ अटेंशन क्या चीज होती है। इसको हम आज सारा नहीं कवर करेंगे, लेकिन स्टिल आई ट्राई टू कवर द मोस्ट। सेल्फ अटेंशन क्या चीज होती है। ठीक है, सेल्फ अटेंशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। अब आप मुझे बताएं कि एनएलपी है, कोई भी आप एनएलपी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो एनएलपी का बेसिक जो कहते हैं ना एलिमेंट, क्या चीज हो सकती है। एनएलपी क्या होता है यार, एनएलपी मतलब कि आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कह रहे हो और टेक्स्ट के साथ प्ले अराउंड कर रहे हो, या कोई भी वर्ड्स है। तो आप मुझे बताएं कि एनएलपी का बेसिक कोर जो क्या हो सकता है, पहला काम आप क्या करोगे एनएलपी के अंदर। हाँ, टोकनाइजेशन तो कर रहे होंगे, ठीक है ठीक है, टोकनाइजेशन कर रहे होंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा सबसे कोर काम आप क्या कर रहे होंगे। यू कैन सीक आउट टोकनाइजेशन, लेकिन इसके एक और कॉन्सेप्ट क्या कर रहे होंगे। पहला मतलब कि जो नेसेसरी काम है, उस दिन में मैंने बताया था कल, आई गेस, हाँ ट्रांसफॉर्मर कल ही पढ़ा था ना, कल बताया था। एनएलपी डील विद द टेक्स्ट, ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में आता है, एनी आइडिया, रफ आइडिया बताएं। एट द एंड एनएलपी जो होती है ना, वो आपके कैरेक्टर्स के ऊपर होती है। और मैंने कल भी बताया था कि कंप्यूटर इज नॉट गुड विद कैरेक्टर्स, रादर देन इट इट प्रेफर्स नंबर्स। पहला काम जो होता है ना एनएलपी के अंदर, वो इसको करना होता है वेक्टराइज, इसको इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स कन्वर्ट करना होता है। पहला काम जो करते हैं ना हम, उसको वेक्टराइज करना होता है यार। सबसे पहले आप, क्योंकि कंप्यूटर जो है ना वो नंबर्स को ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करता है रादर देन द टेक्स्ट। ये इसको इतनी अच्छी तरह नहीं, उसको नहीं पता इस क्या है, बुक क्या है। वो नंबर्स देखते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, तो नंबर्स के बेस के ऊपर वो डिजाइन कर रहा होता है। क्लियर, बढ़े आगे। तो अर्ली कॉन्सेप्ट पता है क्या आया था। अर्ली कॉन्सेप्ट ये आया था कि दिस इज अ बुक, बुक इज दिस, या कुछ भी। फॉर एग्जांपल एक सिंटेक्स, एक सेंटेंस है या दो सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अगर नंबर्स पे कन्वर्ट करना होता था ना, तो एक टेक्निक आई थी। ठीक है, सबसे पहले टेक्निक ये होती थी कि यार सबसे पहले आप निकाल लो इसमें से कॉमन नंबर्स। फास्टली बताऊंगा कि इनको आपको जानने की जरूरत इतनी है नहीं, ओल्ड टेक्निक्स हैं, आपको जरूरत पड़ेगी नहीं कभी। ठीक है, फास्ट फास्ट बता रहा हूँ ताकि आप वी कट टू द पॉइंट। कि जितने भी कॉमन नंबर्स होंगे ना, वो एक निकाल लो इसमें से, दिस कॉमन है। ठीक है, इज, ठीक है, आ भी है, बुक भी है, यही कॉमन है ना, ये रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो वेक्टर पहले फॉर फर्स्ट सेंटेंस, फॉर सेकंड सेंटेंस, दिस है इसमें हाँ है, इज भी है, ठीक है, आ भी है, बुक भी है, बुक, ठीक है, इसमें दिस है, इज है, आ है नहीं है, बुक है। तो कुछ इस टाइप के ना वेक्टर्स बन जाते थे। अब मेरे पास पहले सेंटेंस का वेक्टर आ जाएगा 1 1 1 1, दिस इज अ 4 डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है, और इन दैट केस आ गया 1 1 0 1, कुछ इस तरह का वेक्टर मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आ गया। क्लियर, बड़े आगे।
फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, ये आपको चीजें जानने की इतनी जरूरत नहीं है, बैक बैक ओल्ड टेक्निक्स थे। कट टू द पॉइंट। एक और टेक्निक है यार, वो बताना शुरू हो गया कि रिपीट कितनी मरतबा वाला नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये है, तो क्या क्या नंबर होते थे इसमें, कॉमन क्या है, अली, इज, बॉय, यही कॉमन है ना। अब मुझे बताएं कि इसके अंदर पहले सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है, तो अब क्या हो गया, बॉय कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो ये 2 आ गया। पहले वाला होता था कि भाई ये है मौजूद या नहीं है, बॉय मौजूद है कि नहीं है, अब कितनी बार मौजूद है वो भी आ गया। ठीक है, इस एक बार है, अली है ही नहीं, बॉय एक बार है, ठीक है, इस भी है एक बार, अली भी है एक बार। तो अब कुछ इस टाइप का वेक्टर आ गया पहले वाले के लिए, 0 1 2, दूसरे वाले के लिए 1 1 1, कुछ इस टाइप के वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ गए इसके। ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे, बढ़े आगे। बस मैं एक ना हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है आपको याद रखने की, टू बी ऑनेस्ट कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया इम्बेडिंग्स, यहाँ से आपको याद करने की जरूरत है, यहाँ से आपको देखने की जरूरत है, इम्बेडिंग्स। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ तक क्या होता था, बस वो बता रहे हैं कि मौजूद है नहीं है, कितनी बार मौजूद है। ठीक है, रादर देन स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन लाइक दैट, अब हम एम्बेडिंग्स के अंदर क्या करते थे, एम्बेडिंग्स के अंदर हमारा एक सेंटेंस है ना, अली इज अ बॉय, तो अब इसका हम वेक्टर बनाएंगे इन दैट फॉर्म कि उसके मीनिंग्स भी आ जाए साथ साथ। ठीक है, उसके मीनिंग पता लगे हमें, उसका बैकग्राउंड पता लगे, मतलब कि अली है क्या, यहाँ पे अगर एप्पल होता तो हम उसका कॉन्टेक्स्ट निकालने की कोशिश करते, तो उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो बस ये था ना कि कितनी बार मौजूद है नहीं है ऐसे, अब मैं ना मीनिंग निकालने की कोशिश करूंगा इसलिए, मीनिंग। तो हम क्या करते थे, हम क्या करते थे, हमारा ये काम हुआ करता था कि हम ये जो टेक्स्ट है ना, लेट्स से मैं एप्पल है, ठीक है, इस एप्पल को मैं क्या करूंगा, अब एक न्यूरल नेटवर्क को दे दूंगा, और वो न्यूरल नेटवर्क कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। गिव मी अ सेकंड जस्ट। ठीक है, अब ये एप्पल में दूंगा एक न्यूरल नेटवर्क को। ठीक है, इस न्यूरल नेटवर्क को मैंने दे दिया ये एप्पल। अब ये क्या करेगा, एक एन डायमेंशनल वेक्टर मुझे दे देगा, उसके सारे फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके ना बता देगा, एन डायमेंशनल वेक्टर्स दे देगा। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, दोबारा रिपीट करता हूँ कि लेट्स से मैंने दिए, चले एप्पल को ही ले लेते हैं, एप्पल को न्यूरल नेटवर्क के अंदर दिए। ठीक है, अब वो ना मुझे एक एन डायमेंशनल ना वेक्टर निकाल के देगा, बेस्ड ऑन निकाल के दे सकते हैं कि कलर, कलर की वैल्यू 0 हो सकता है, वो निकाल के देते टेस्ट, टेस्ट की वैल्यू 1। ठीक है, जूसी कितना है, 2, कुछ भी नहीं एन डायमेंशनल। और ये वैल्यूज क्या होंगी ये हमें नहीं पता, ये खुद ही देखेगा, खुद ही फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा। इसके अंदर ना ये चीजें आप ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर बड़ी चीज देखेंगे, एक ना बड़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है ट्रांसफॉर्मर, इसलिए ना मैं बहुत सुकून से पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि कंफ्यूजिंग टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर बहुत ज्यादा। इसके अंदर काफी चीजें आपको लगेगा ही नहीं कि किस तरह हो रही हैं, आपको पता ही नहीं होगा कि ये वाले फीचर्स क्या हैं, बस वो एक ना फीचर मैट्रिक्स निकाल के, फीचर वेट्स निकाल के दे देगा। वो फीचर्स कुछ भी हो सकते हैं, वो उसने क्या डिसाइड किया, किस बेसिस के ऊपर डिसाइड किया, वही जानता है। लेकिन उसने हो सकता है वो कलर की बेसिस के ऊपर, टेस्ट के बेसिस के ऊपर, जूस की बेसिस के ऊपर डिसाइड करके उसने एक फीचर, और ये एन डायमेंशनल है, उसने वो निकाल के दे दिया मुझे। अब ये क्या है,
इन फीचर्स के ना, इन वैल्यूज के कुछ मीनिंग्स हैं, मीनिंग्स अवेलेबल है। और ये अब मुझे ना इसके फीचर्स मिल गए, मीनिंग्स मिल गए एप्पल के। अब मैं इनको यूज कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है या कंफ्यूजिंग टॉपिक है? मैं दोबारा समझा रहा हूँ। क्लियर है या दोबारा समझा दूँ? रिपीट कर देता हूँ। अब हम पता है क्या कर रहे हैं? यही तो टेक्स्ट है ना। टेक्स्ट हमने न्यूरल नेटवर्क को दिया है, तो वो फीचर निकालेगा इसका बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग। एप्पल है तो वो क्या हो सकता है? जूस हो। अब हम किंग दे देंगे तो वो हो सकता है किंग का किस बेसिस के ऊपर निकाल ले। क्यों निकालेगा? क्योंकि पहले से ट्रेन हुआ होगा ना काफी डाटा के ऊपर। पहले ट्रेन हुआ होगा, उस बेसिस के ऊपर फर्दर ये अपने रिजल्ट निकालने की कोशिश करेगा। अब वो फीचर्स क्या होंगे कोई नहीं जानता। हो सकता है कि किंग के अगर फीचर्स निकाल रहा है तो हो सकता है कि वो फीचर्स निकाल रहा हो रेपुटेशन, अथॉरिटी, किसी बेसिस के ऊपर नहीं निकाल सकता वो। ठीक है, इसकी रेपुटेशन कितनी है? ठीक है, रेपुटेशन तो उसकी हाई होगी। ठीक है, रेपुटेशन कुछ भी हो सकती है, नोटोरियस भी हो सकता है किंग। अथॉरिटी कितनी है? सबसे ज्यादा होगी, किंग की अथॉरिटी सबसे ज्यादा होती है। तो वो किसी बेसिस, पहले वो ट्रेन हुआ होता है ना ऑब्वियसली, तो वो कंक्लूड करने की कोशिश करता है कुछ, और वो फीचर्स निकालता है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करता है। दिस इज अ ब्लैक बॉक्स, वो क्या किस बेसिस के ऊपर फीचर निकालता है। बस वो फीचर का मैट्रिक्स देता है हमें, एन डायमेंशनल। अब ये मैट्रिक्स क्या डिपेंड कर रहा होगा? इसके फीचर्स डिपेंड कर रहा होगा। क्लियर है? दोबारा रिपीट करूँ? दोबारा कर देता हूँ मैं। दोबारा कर देता हूँ। हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है। हम अब एम्बेड कर रहे हैं। एम्बेडिंग का मतलब क्या होता है कि मुझे इसको ना वेक्टराइज करना है एक वर्ड को। मैं दूंगा इसको न्यूरल नेटवर्क को, न्यूरल नेटवर्क मुझे एन डायमेंशनल वेक्टर दे देगा। एन डायमेंशनल वेक्टर जो होगा ना, बेसिकली इसके मीनिंग्स बता रहा होगा। 0 1, 0 0 1 जो भी। ठीक है, ये ना मुझे इसके मीनिंग बताएगा बेसिकली। एन डायमेंशनल वेक्टर, लेट्स से मैंने इन दैट केस 4 डायमेंशन है, तो ये मीनिंग बता देगा मुझे इसके। और ये किस बेसिस के ऊपर इसने मीनिंग निकाले हैं, फीचर एक्सट्रैक्ट किए हैं, ये नहीं पता। बस हमें एक फीचर मैट्रिक्स मिलेगा। अब ये जो है ना, ये इसकी एम्बेडिंग है। मतलब कि किंग इज इन दिस फॉर्मेट, और ये इसके मीनिंग्स पड़े हुए हैं किसी बेसिस के ऊपर, किसी फीचर्स के ऊपर। ये इसके ना फीचर्स पड़े हुए हैं। बेसिकली ये फीचर्स हैं इसके। कोई एक फीचर है जो इसका 0 है, कोई एक फीचर है जो इसका 1 है, कोई एक फीचर है 0 है। ठीक है, 0.6 भी हो सकता था। ठीक है, नॉर्मलाइज किया हुआ हमने वैल्यूज को। नॉर्मलाइज का पता है ना कि हम -1 से 1 या 0 से 1 नॉर्मलाइज कर लेते हैं चीजों को। क्लियर या बढ़ू बढ़ू आ गया? दोबारा रिपीट करो। मेरे पास एन डायमेंशनल वेक्टर आ गया जो कि मुझे उसकी मीनिंग्स बता रहे हैं। अब इससे क्या साबित हो रहा है? अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, और सिंप्लीफाई करने के लिए, अब इसने 2 डायमेंशनल वेक्टर दिया मुझे। ठीक है, अभी मैंने वैल्यूज को नॉर्मलाइज नहीं किया। ये नॉर्मलाइज कर लेता हूँ, 0.2 कह देता हूँ। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत पसंद है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के टास्क के अंदर। तो मेरे पास ये लेट से 2 डायमेंशनल वेक्टर दिया है इसने। अगर किंग की ये वैल्यू है, कुछ इस तरह का ग्राफ बने अगर लेट से, तो क्वीन जो होगा ना, इसके सिमिलर टाइप वैल्यूज, वो भी इसके सिमिलर सिमिलर रहेंगे ग्राफ के अंदर। क्या बोल दिया मैंने? दोबारा बताता हूँ। और अगर मैं ले लेता हूँ एक एलिफेंट, ठीक है, तो उसकी वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट आएगी इन दोनों से। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो सिमिलर वैल्यूज होंगी उनके वेक्टर्स भी सिमिलर हो रहे होंगे, काइंड ऑफ। और जो बहुत ही वेरिएशन हो रही होगी उसके वेक्टर्स भी डिफरेंट आ रहे होंगे। सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, बढ़े आगे। क्लियर आपको भी लाइव?
अलग वर्ड्स अलग अलग। हाँ ना, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर अलग अलग वर्ड्स भी तो हो सकते हैं ना। हो सकता है कि मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ किंग इज, और एक सेंटेंस दे रहा हूँ क्वीन इज। तो किंग और क्वीन काइंड ऑफ सिमिलर वर्ड्स है ना। ठीक है, जेंडर ही तो डिफरेंट है बस। तो इनके वेक्टर्स भी सिमिलर बन रहे होंगे। ठीक है। और अगर एलिफेंट में दे दूंगा, एलिफेंट का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना किंग और क्वीन से। मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ ना, सेंटेंस के लिए डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर सिमिलर वर्ड्स होंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ वेक्टर्स बन रहे होंगे, डिफरेंट वर्ड्स होंगे तो डिफरेंट वेक्टर्स बन रहे होंगे। क्लियर। वो वर्ड्स कौन से? अगर एक सेंटेंस में कौन से रिलेटेड हो, समझ नहीं क्वेश्चन की। आपस में रिलेटेड हो उसका हम कॉन्टेक्स्ट से भी पढ़ते हैं। कॉन्टेक्स्ट, वो आप कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं ना, वो भी मैं जाता हूँ उसकी तरफ, जाता हूँ अभी उसकी तरफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, सिमिलर वेक्टर्स आगे तो सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर वेक्टर्स, ऑब्वियस सी बात है। अब ये पता है क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना एक पूरा सेंटेंस है। ठीक है, पूरा पैराग्राफ है एक। उसके अंदर एक वर्ड है एप्पल इज गुड फ्रूट। दूसरा आ रहा है एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तीसरा आ रहा है, कुछ भी कह सकते हैं, एप्पल टेस्ट गुड। ठीक है, और एक आ रहा है एप्पल इज अ गुड फोन। अब ये तीन एप्पल जो हैं, इनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है और ये वाले एप्पल का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। ऑब्वियस सी बात है ना, ये पहले यहाँ पर फोन की बात हो रही है और यहाँ पे क्या बात हो रही है? टेक्नोलॉजी की। इसी तरह ही है। कोई कंफ्यूजन हो, बढ़ो आगे। ठीक है, तो अब बेसिकली इसकी वेक्टराइजेशन पता क्या होती है, इसकी एम्बेडिंग किस तरह होती है? न्यूरल नेटवर्क देखेगा पहले, सबसे पहले इधर जाएगा। लेट्स से मैंने इसकी एम्बेडिंग कर रहा हूँ दो फीचर्स के बेसिस के ऊपर। समझाने के लिए कर लेता हूँ, फीचर्स क्या होंगे हमें नहीं पता होता। मैं इसके दो फीचर्स के बेसिस के ऊपर कर लेता हूँ, टेस्ट या टेक्नोलॉजी। ठीक है, दो बेसिस के ऊपर मैं कर लेता हूँ, टेस्ट या टेक्नोलॉजी के ऊपर डिसाइड करूंगा इस वर्ड का मीनिंग। ठीक है, मैंने एप्पल में से ये दो फीचर्स निकालने एक्सट्रैक्ट करने हैं किसी तरह। ठीक है, गुड टू गो। कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसफॉर्मर, मैं बार बार बता रहा हूँ, कहीं पे समझ नहीं आ रही हो तो दोबारा पूछ लिएगा। बढ़े आगे, ये रिपीट करूँ? ठीक है, अब देखे ना, यहाँ पर एप्पल डिफरेंट है पहले में, अब तीसरे चौथे में डिफरेंट आ गया। तो मुझे अगर फॉर एग्जांपल इसका ट्रांसलेशन का टास्क कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश को कन्वर्ट कर रहा हूँ उर्दू के अंदर। कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है, उसको नहीं पता कि यार ये चारों एप्पल के अंदर कोई फर्क है कि नहीं है। तो हमने उसको कॉन्टेक्स्ट भी बताना होता है यार। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट देना होता है। तो इसके केस के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं टेस्ट और टेक्नोलॉजी को भी बात कर रहा हूँ। तो न्यूरल नेटवर्क पता है ये करते हैं, फीचर्स निकालते हैं सबकी एवरेज के ऊपर। अब इन दैट केस तीन मरतबा एप्पल आया टेस्ट में, तो टेस्ट की वैल्यू हो जाएगी हाई, टेक्नोलॉजी की वैल्यू हो जाएगी लो। ऑब्वियस सी बात है ना, लो लो हो जाएगी क्योंकि एक जगह टेक्नोलॉजी आई है। तो उसने इस बेस के ऊपर इसका फीचर्स निकाल दिए।
हाँ, ये फीचर वो खुद डिसाइड करता है, वो तो मैंने उसके लिए बताया ना, समझाने के लिए। एवरेज फीचर्स डिसाइड कर लेगा वो खुद ही, लेकिन एवरेज फीचर्स वो निकालता है, पूरे सेंटेंस में से एवरेज निकालेगा। और वो देखेगा यार एप्पल फ्रूट, पहली मरतबा क्या है, एप्पल इज गुड फ्रूट, फ्रूट का लफ्ज आ रहा है तो मैं टेस्ट वाली कैटेगरी में डाल देता हूँ। एप्पल एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, मतलब फ्रूट की कैटेगरी में आ रहा है तो मैं टेस्ट में डाल देता हूँ। ठीक है। एप्पल टेस्ट गुड, टेस्ट में डाल देता हूँ। एप्पल इज अ गुड फोन, अब मैं टेक्नोलॉजी वाले में डाल देता हूँ। तो एवरेज किसकी ज्यादा निकल रही है, फ्रूट की, तो वो टेस्ट वाले को फैक्टर को बड़ा कर देगा, टेक्नोलॉजी वाले फैक्टर को छोटा कर देगा। जाहिर सी बात है ना। लेकिन अगर यहाँ पे उल्टा होता, एप्पल आता 3 मरतबा फोन के बारे में और फ्रूट के बारे में 1 मरतबा आता, तो वो कुछ इस तरह का वेक्टर बन जाता। इसी तरह ही है, इसी तरह ही है। कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी तो बता दिएगा, कंफ्यूजन कहीं पे भी होगी तो। ऑब्वियस ही बात है ना, अगर 3 वहां पर आ जाते टेक्नोलॉजी, फोन के बारे में जिक्र हो रहा होता, तो वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा बाइस्ड हो जाता। प्लेयर बड़े आगे। लाइव आप भी बताएं। ठीक है, टेक्नोलॉजी की तरफ बाइस्ड हो जाता। इससे क्या जहन में आ रहा है कि बेस्ड ऑन द डेटा सेट वो फीचर्स निकाल रहा है, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम है यार, एक प्रॉब्लम है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इस टाइप का वेक्टर निकला, इस टाइप का, अभी तक ये हमें सवाल क्लियर हो गया कि बेस्ड ऑन द डेटा सेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो फीचर्स किस तरह के निकालेगा। इतनी करने का यही बस बताना था। डेटा सेट के ऊपर बेस कर रहा है, फीचर्स क्या निकलेंगे। डेटा सेट डिसाइड करेगा, उसका जो एवरेज जो आ रहा होगा वो फीचर उसके निकाल के दे देगा। बढ़े आगे, बढ़े आगे। इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसने एक जो फीचर्स निकाल लिया ना एप्पल का, लेट्स से इसने एप्पल के फीचर्स निकाल लिए ये टेस्ट और टेक्नोलॉजी। अब ये स्टैटिक है। अब जहां कहीं भी एप्पल यूज होगा तो बेस्ड ऑन दिस वेक्टर उसकी प्रिडिक्शन होगी या कोई कैलकुलेशन होगी। लेकिन ये तो काम खराब है। अगर इन केस आगे आता है एप्पल हैज अ ग्रेट टेक्नोलॉजी, तो वो तो इस इस बेसिस के ऊपर प्रिडिक्शन नहीं कर रहा होगा, ये वाला नंबर तो बहुत हाई है। लेकिन अब तो वर्ड आ रहा है एप्पल हैज अ ग्रेट टेक्नोलॉजी, तो मसला हो गया ना। उसने तो फीचर ही एक्सपेक्ट किए हैं। मसला हो गया ना। नहीं समझ आई, दोबारा रिपीट करूं। ठीक है, तो सोचिए जरा कि इसका सोल्यूशन क्या जहन में आ रहा है आपके, इसका सोल्यूशन क्या जहन में आ रहा है आप लोगों के। सोच के जरा बताएं, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है फिर? यार मेरे पास स्टैटिक है, स्टैटिक है, मतलब कि एक दफा बना लिया, पड़ा रहेगा सारे एप्लीकेशन के लिए। मैंने एक बार तो उसके फीचर्स निकाल लिए, अब फीचर्स बेस्ड ऑन डाटा सेट जो भी आ जाए हर दफा अलग निकाल लो टेस्ट। ठीक है, तो हर दफा कॉन्टेक्स्ट अलग निकाल लो, डायनामिक कर लो इसको। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक तो मजेदार नहीं काम ना, एक बार निकाल लिया ये क्या बात होगी। ठीक है, तो अब क्या काम करता है, अब आता है सेल्फ अटेंशन कम्स इनटू प्ले। सेल्फ अटेंशन क्या कहते हैं,
कि यार मुझे वर्ड्स की एम्बेडिंग दो, मैं कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करूंगा उन एम्बेडिंग के ऊपर, और मैं तुम्हें कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग दे दूंगा। ठीक है, अब मैं बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग दे दूंगा। ये कैलकुलेशन हम अभी देखते हैं क्या होती है, फर्दर देखेंगे इसको। अब क्या करेगा, सेल्फ अटेंशन को हम क्या देंगे, अपने ये वाली एम्बेडिंग जो हमने निकाली हुई थी स्टेटिक, ये जाएगी इस बॉक्स के अंदर, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। अब वो मुझे इसको चेंज करके दे देगा इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, इस सेंटेंस का जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा ना, एप्पल हैज अ ग्रेट टेक, तो अब वो मुझे इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नई एम्बेडिंग दे देगा। पहले क्या थी, 0.9 या 1, अब क्या है ये। तो जाहिर है ना, अब टेक्नोलॉजी ज्यादा है, तो मुझे अपना क्या काम करना होता है, सेल्फ अटेंशन को ये वर्ड्स देने होते हैं ताकि वो उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करे और मुझे कंटेक्चुअल एम्बेडिंग निकाल के दे दे। यही काम होता है सेल्फ अटेंशन का। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। यहाँ तक क्लियर है। ये हर दफा कैसे देगा, क्या कैलकुलेशन होंगी, वो हम कल बढ़ेंगे। आज मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, वो काफी कंफ्यूजिंग कैलकुलेशन है। ठीक है, फिर इसका कोड करना भी देखेंगे। सेल्फ अटेंशन का कॉन्सेप्ट आ गया तो आपको ट्रांसफॉर्मर्स भी आ जाएगा। मुश्किल टॉपिक है, तभी तो पूरी जनरेटिव एआई इसके ऊपर बेस कर रही है। ठीक है, तो एनएलपी का मैं रिवाइज करता हूँ, फिर एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ इससे हटके। एनएलपी में बेसिक बेसिक आपका काम क्या होता था, टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करना। नंबर्स में क्यों कन्वर्ट करना होता था, नंबर्स में इसलिए कन्वर्ट करना होता था क्योंकि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो नंबर्स को बेसिकली अच्छी तरह उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं मतलब कि कुछ आंसर प्रेडिक्ट करके दे सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन नंबर्स पे ही हो सकती है ना, वर्ड्स पे तो नहीं हो सकती कैलकुलेशन। ठीक हो गया। तो सबसे पहला काम एनएलपी में ये होता था कि मुझे उसको वर्ड को वेक्टर में कन्वर्ट करना होता था। पहले डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उसके बाद एक टेक्निक है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग वाज अ पावरफुल टेक्निक, लेकिन उसमें मसला था एक, वो स्टैटिक थी। स्टैटिक का मतलब होता था कि एम्बेडिंग के अंदर क्या होता था कि वर्ड के मीनिंग्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता था, उसके अंदर से ना मीनिंग निकाल दिए जाते थे, उसके फीचर्स निकाल दिए जाते थे। अब वो फीचर्स क्या होते थे वो न्यूरल नेटवर्क को पता है, लेकिन वो कुछ कैलकुलेशंस, कुछ वेट्स को अपडेट करके, कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करके कुछ फीचर्स निकाल लेता था। इट्स लाइक कि यार आप हो, आपके अंदर कुछ खूबियां आपका उस्ताद या आपके पेरेंट्स देखते हैं जो आपको खुद भी नहीं पता होता मेरे अंदर है। ठीक है, उस बेस के ऊपर आपके फीचर्स को स्टैक कर लिया। अब उस फीचर्स के बेसिस के ऊपर वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस वर्ड को। ठीक है, उस चंक ऑफ टेक्स्ट को। क्लियर है यहाँ तक, एम्बेडिंग। लेकिन वो स्टैटिक होती थी, मसला ये था कि वो मैंने एक मरतबा निकाल ली, एक मरतबा निकाल ली है तो वो सबके लिए यूज करूंगा मैं। इट्स लाइक कि मैंने एक स्टूडेंट को पकड़ा है क्लास के। ठीक है, एक स्टूडेंट को पकड़ा है, उसके अंदर से कुछ फीचर्स निकाले हैं, अब मैं चाह रहा हूँ कि उसी स्टूडेंट के बेसिस के ऊपर मैं सारे स्टूडेंट का फैसला कर लूँ। ठीक है, सारे, अब एक बार तो मैंने स्टैटिक, और वो फीचर्स किससे निकलते थे, बेस्ड ऑन द डाटा सेट। जाहिर है मैं उसको डाटा दूंगा तो उस बेसिस के ऊपर तो फीचर निकालेगा ना वो। और वो फीचर क्या निकालता है, दिस इज अ ब्लैक बॉक्स। ठीक है, दिस इज अ ब्लैक बॉक्स, मतलब कि ये सरप्राइजिंग फैक्ट है एआई के अंदर ट्रांसफॉर्मर का, आपको काफी जगह ब्लैक बॉक्स मिलेंगे। कैसा वर्किंग करता है, क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, कुछ चीजों में आपको नहीं पता लगेगा क्या कर रहा है वो। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ ब्लैक बॉक्स, आपको नहीं पता क्या हो रहा है, वो कुछ फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इसलिए कंफ्यूजिंग चीज है ये ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, फीचर्स उसने एक्सट्रैक्ट कर लिए, कुछ फीचर्स उसने बेस्ड ऑन द डाटा सेट, उसका डाटा क्या आ रहा है, अगर डाटा में एप्पल वो देखेगा एप्पल बार बार एज अ फ्रूट आ रहा है तो वो बेस्ड ऑन दैट प्रिडिक्शन उसके फीचर्स निकाल लेगा। ठीक है, लेकिन मसला हो जाएगा उसके अंदर अगर उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज एप्पल का,
क्योंकि इंग्लिश में हम देखते हैं कि सेम वर्ड के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। अगर कॉन्टेक्स्ट सिमिलर है फिर तो काम सीधा है, फिर तो मसला ही नहीं है ना। कॉन्टेक्स्ट अगर सिमिलर है सबका, इज इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, सब में सिमिलर ही है, आप है सिमिलर है, फिर तो मसला ही नहीं है कोई। लेकिन ऑरेंज का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंस हो सकता है, ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है, बैंक का बैंक बैंक, काफी ज्यादा हमने वर्ड्स देखे हुए हैं इंग्लिश में उर्दू में जिनके लिखने में स्पेलिंग्स सेम होते हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाते हैं। तो उसको क्या पता कॉन्टेक्स्ट का, उसको तो नहीं पता ना कॉन्टेक्स्ट का, एआई है वो तो, उसने तो वर्ड में से जो मीनिंग निकाल ली है वो तो निकाल ली है, वो तो स्टैटिक रह रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी कि अगर कुछ कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट आ जाता था तो वहां पे वो सही तरह प्रिडिक्ट नहीं करता था। क्लियर यहाँ तक? फिर इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज आई थी, उसको कहते थे सेल्फ अटेंशन। सेल्फ अटेंशन का कहता था यार मुझे स्टैटिक एम्बेडिंग दो, ठीक है, तो मुझे स्टैटिक एम्बेडिंग दे दो, मैं देखूंगा सारे सेंटेंस को, फिर पता लगाऊंगा कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है, फिर मैं तुम्हें नई एम्बेडिंग दे दूंगा। यही करता है सेल्फ अटेंशन। लग रहा है कि ये करता है लेकिन बिहाइंड द सीन काफी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। क्लियर? पुरानी एम्बेडिंग पकड़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग दे देते हैं, दैट सिंपल। अभी के लिए यही काम है बिहाइंड द सीन सेल्फ अटेंशन का। और ये सेल्फ अटेंशन का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा मजेदार क्यों है, क्योंकि आपको समझ ही आ रही होगी कि यार एनएलपी को किसने किस तरह सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम को। हमने कंप्यूटर विजन पहले कर ली थी, एनएलपी आपको ट्रांसफॉर्मर से करानी थी ताकि आपको, क्योंकि ओल्ड टेक्निक से करने का फायदा नहीं है ना एनएलपी, आरएनएन से भी करवा सकता था, आपको फायदा ही नहीं है करने का, या बैगिंग टेक्निक से। जब आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है ट्रांसफॉर्मर, आपने यूज ही नहीं करना जब उन टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, तो अब एनएलपी और हम साथ जनरेटिव यही कर रहे हैं। सिंपल कॉन्टेक्स्ट है, बढ़े आगे। कैलकुलेशन आज नहीं करेंगे, बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा, या तो फिर आप ओवरवेल्ड हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अगेन बैक टू द डिफरेंट टॉपिक ऑफ बिजनेस एंड ऑल। स्टॉप दैट। कोई कंफ्यूजन हो अभी तक तो मुझे बताएं। क्लियर है सब कुछ अभी तक? ठीक है, अब वैसे आपने काम शुरू कर दिया उसको पेड असाइनमेंट जो दी थी, डेटा सेट का आप लोगों ने क्या सोचा है? डेटा सेट का क्या सोचा है? यार डेटा सेट का ना, टू बी ऑनेस्ट आप मेल्स करें, सबसे बेस्ट मुझे पता क्या लग रहा है कि आप लोग डेटा सेट किस तरह देख सकते हैं। आप ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर जाएं, जीपीटी से पूछे कि मैं डेटा सेट किस तरह स्क्रैप कर सकता हूँ। वेबसाइट्स के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ होगा डेटा सेट, आई एम प्रिटी प्रिटी श्योर कि कहीं ना कहीं पड़ा हुआ होगा, इंडियन रिसर्चर्स होंगे, ठीक है, उन्होंने अपने ब्लॉग्स के ऊपर डाला होगा, या किसी ने रिसर्च की होगी। आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल जिसके अंदर लिखा हुआ था कि नस्ट के बच्चों ने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया था इसके रिलेटेड, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जीपीटी से पूछें। अगर डाटा सेट आपको पकड़ना आ गया तो आगे तो एप्लीकेशन सिंपल ही है, आपके सामने ही है। ठीक है, अच्छा बैक टू द टॉपिक। अगर आप लोग काम कर रहे होंगे ना फ्रीलांसिंग के अंदर, तो दो चीज़ों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखना है, दो चीज़ों का। ये फ्रीलांसिंग के रूल्स हैं, शायद मैंने पहले नहीं बताए हो। हाँ, मैं ट्राई करूंगा कि यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेटर मिल जाए, उनको वो मेरे पर्सनल लीड्स के लिए शायद ना दें, क्योंकि पर्सनल इंस्टीट्यूट है मेरा। तो आई ट्राई कि अगर मैं निकाल सकता हूँ। हाँ, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से बात कर लें बेहतर है। तो अगर मिलता है तो मैं ना आपको अपना लेटर हेड के साथ ना इंशाल्लाह सिग्नेचर के साथ आपको दे दूंगा। ठीक है, तो
आपके लिए प्रिटी इजी हो जाएगा वो चीज़। मैं अपने लेटर हेड के साथ इंशाल्लाह आपको दे दूंगा, पंजाब यूनिवर्सिटी के। खैर, बैक टू द टॉपिक। अगर मैंने दो चीज़ें शेयर की हूँ, तो फ्रीलांसिंग के अंदर ना जब भी आपने क्लाइंट पकड़ना है तो दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। पहली चीज़ है कि आपने एडवांस के बगैर काम ही नहीं करना, मुझे जितना मर्जी बड़ा क्लाइंट हो। अगर वो एडवांस के लिए नहीं मान रहा, तो आप उसको फाइवर अपर के ऊपर ले आएं। बेशक 20% कटवा लें, लेकिन आपने सिक्योरिटी लेनी है। अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो हो सकता है कि यार आप काम कर लो और आपको पैसे पे ही ना करें, क्योंकि मार्केट में इस तरह भी चलते हैं कि अगर एक आउटसोर्सर है ना, तो वो इस तरह भी कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर कि वो 10 लोगों को काम दे देते हैं ताकि अपना रिस्क रिड्यूस कर लें। 10 लोगों को काम दे दिया उन्होंने, जो पहले काम करके दे देगा उसको पे कर देंगे। तो इस तरह भी करते हैं, बाकी सबको ब्लॉक कर देते हैं। तो आपने क्या करना होता है, आपने श्योरिटी लेनी होती है। मिनिमम 30 मैक्सिमम 50% के दरमियान आपने एडवांस लेना होता है, या तो आप फाइवर के अपर के ऊपर जाते हैं। पेपॉल पाकिस्तान के अंदर है नहीं, अनफॉर्चुनेटली। पेपॉल का करते हैं, क्लाइंट अगर मैं हूँ, ठीक है, और आप लोग फ्रीलांसर्स हैं, मैं काम करवाने आया हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अपने पैसे दे दूंगा पेपॉल को। पेपॉल को मैंने अपना पैसा दे दिया, ठीक है, पेपॉल मेरा पैसा रखा हुआ है। आप मुझे जब काम डिलीवर कर देंगे तो पेपॉल आपको पैसा दे देगा। अगर आपने काम डिलीवर ना किया तो पेपॉल मुझे वापस पैसे दे देगा, ठीक है। और झूठ नहीं बोल सकता, अगर आपने काम डिलीवर कर दिया और मैं कहूँ पेपॉल को कि इसने काम नहीं किया है, तो आप प्रूफ भेज दोगे कि मैंने काम कर दिया है, तो पेपॉल आपको ही दे देगा पैसे, ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी हो जाती है पेपॉल के अंदर। और पेपॉल क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर फीस कम करती है, 2 से 3% आई गेस। फाइवर में करती है 20%, अपवर्क में करती है 14-15%। तो लेकिन पेपॉल नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग फाइवर अपर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। क्लाइंट अगर नहीं मान रहा पैसे देने के लिए एडवांस, क्योंकि क्लाइंट को भी एक श्योरिटी नहीं होती ना कि भाई इतने दूर बैठा हुआ बंदा, मैंने सिर्फ उसके साथ एक कॉल किया है तो मैं उसको पैसे क्यों दे दूं। तो वो क्या करते हैं कि आप उसको फाइवर अपर के ऊपर लें, अपने प्रोफाइल के ऊपर लें, उससे पैसे लें। अपर के ऊपर जाएंगे, अपर भी सेम काम करते हैं, अपर अपने पास पैसे रखेगा, जब आप उसको काम डिलीवर कर देंगे अब अपर का आपको पैसे दे देगा, वरना उसको वापस दे देगा उसके पैसे, ठीक है। तो ये चीजें आपने श्योर करनी है। और दूसरा, लो टिकट क्लाइंट के साथ काम नहीं करना। लो टिकट क्लाइंट आपका सर खा के रखेंगे, बस सर खा के रखेंगे मीन्स कि यार काम आपको करवाएंगे मतलब कि छोटा सा, और कम पैसों में करवाने की कोशिश करेंगे, और एक काम करवाने के बजाय 10 और काम लेकर आ जाएंगे, पाकिस्तानियों वाला हिसाब, समझ गए। तो आपने करना है हाई टिकट के साथ काम, बेशक कम लोगों के साथ काम कर लें। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से आप ना दिन के 100 गुलाब जामुन बेच रहे हैं 1 रुपए के, ठीक है, 10 घंटे के अंदर। दिन के 100 गुलाब जामुन बेच रहे हैं 1 रुपए के, 10 घंटे के अंदर। आपने अपनी कीमत को कर लिया डबल। अब डबल कीमत करने की वजह से आपके ग्राहक हो गए हैं 50। अब आपको गुलाब जामुन की प्राइस है 2 रुपए, 50 लोग खरीद रहे हैं, कितने पैसे आपके हो गए? कित- ठीक है, सेम ही रहे, लेकिन आपका रॉ मटेरियल भी आधा हो गया, आपकी मेहनत भी आधी हो गई, आपका टाइम भी आधा हो गया, ठीक है। तो नंबर्स में ना जाइएगा कि आप 10 क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। इट वुड बी बेटर टू डील 2 क्लाइंट्स, वर्क 10 क्लाइंट्स। तो ये 4-5 साल गलतियां करके फिर ही सीखें कि आप बड़े क्लाइंट के साथ काम कर लें। बेशक आप 2 महीने 3 महीने वेट कर लें, बड़ा क्लाइंट अगर आपके पास आ गया, आपके पॉकेट के अंदर आ गया, तो वो 10 छोटे क्लाइंट से बेहतर है। छोटा क्लाइंट जो होगा वो आपका दिमाग खा के रखेगा, आपका मेंटल टॉर्चर देगा, और आपका टाइम वेस्ट करेगा, वो वाला टाइम वेस्ट करेगा। टाइम भी वेस्ट करेगा, पैसा भी वेस्ट करेगा। किस तरह? अगर आपने एक क्लाइंट पकड़ लिया $100 का, सेम क्लाइंट जो आप $500 का पकड़ सकते थे, $1000 का, तो आपका $100 जाया नहीं होगा, आपका $1100 जाया होगा। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम में $1000 का क्लाइंट पकड़ सकते थे, लेकिन आपने पकड़ा $100 वाला क्लाइंट। तो ये दो चीजों में गलती कभी नहीं करनी है आपने। और मैं आपको टू बी ऑनेस्ट प्रेफर करूंगा ही नहीं कि आप ना पाकिस्तानी मार्केट के साथ काम करें। आपने करना ही इंटरनेशनल मार्केट के साथ काम है। बहुत अजीब लोग हैं पाकिस्तान के ना मार्केट के अंदर, टू बी ऑनेस्ट। अच्छे लोग हैं, जाहिर हैं, लेकिन बहुत भी अच्छे हुए तो कितना को पे कर देंगे? नहीं पे करते ज्यादा, क्योंकि बेस्ड ऑन द करेंसी ना, वो कितना ही पे कर देंगे, लाख रुपए पे कर देंगे, 2 लाख पे कर देंगे। बहुत भी बड़ा क्लाइंट हुआ तो 3 लाख पे कर देगा।
और बाहर के मुल्क में छोटे से छोटा क्लाइंट आपको $1000 दे देगा, और जितना बड़ा होगा तो आप जितनी मेहनत ज्यादा करेंगे उतना बड़ा क्लाइंट मिल जाएगा। तो बॉटल नेक यही है। सर मल्टीपल क्लाइंट्स ले सकते हो बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटीज, लेकिन आप अकेले कितना काम कर लोगे? आपको टीम एट द एंड बनानी पड़ेगी, लेकिन स्टार्ट में आपको अकेले ही करना पड़ेगा। ठीक है। अब मेरा यही सिनेरियो था कि मैं जब स्टार्ट में काम करता था तो मैं अकेले कितने प्रोजेक्ट्स कर सकता था। आप फिर एक टाइम पे आके आप प्रोजेक्ट्स डेलीगेट करते हो, आप खुद कुछ भी नहीं करते हो। पहला जो हमेशा बैच होता है हर हर इंस्टीट्यूट, मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने अप्रैल में शुरू किया था ये इंस्टीट्यूट। और शुरू करने का बेसिक मकसद यही था कि मैं हायरिंग वगैरह कर सकूं, टैलेंट हंट कर सकूं। इस बैच में से भी 2-3 बच्चे मेरे जहन में आ गए हैं, पिछले बैच में से भी निकल गए थे, उससे पिछले बैच में से भी निकल गए थे। तो बिना उन्हें टैलेंट मिल रहा है, उनको नॉलेज मिल रही है, विन विन सिचुएशन है। तो टैलेंट हंट करना, अगर आप एक पॉइंट के ऊपर आओगे तो आपको पता लगेगा कि टैलेंट हंटिंग कितना हेक्टिक टास्क है। आपको अच्छा टैलेंट बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये इज जस्ट जस्ट अ फॉर्म ऑफ टैलेंट हंट फॉर मी। टू बी ऑनेस्ट आई एम क्लियर विद यू गाइस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे लिए टैलेंट हंटिंग, क्योंकि मैंने बाहर भी प्रोजेक्ट्स देने हैं, व्हाई नॉट मैं खुद बच्चों को तैयार करके उनको दे दूं। क्योंकि इवेंचुअली मैं आपको यही इनकरेज अभी भी कर रहा हूँ कि आपने इवेंचुअली अपने काम की तरफ ही जाना है। ठीक है। रेडी मैं आपको अपने काम के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इनिशियल किक स्टार्ट आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। बस विलिंगनेस होनी चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है। तो हम कल सेल्फ अटेंशन के बारे में पढ़ेंगे फर्दर, कि किस तरह हम उसको लेके चल सकते हैं, उसके अंदर कैलकुलेशंस क्या हो रही होती हैं, क्या नहीं हो रही होती हैं। और पहला बैच पढ़ाने का मकसद मेरा यही होता है कि एक तो पहले बैच से एक सिनेरियो बना हुआ है कि मैं जो भी पहला बैच शुरू होता है वो मैं खुद पढ़ाता हूँ, वरना मेरा स्टाफ पढ़ा रहे होते हैं। और दूसरा मेरे खुद भी रिवाइज हो रहे हैं। आप बीइंग अ बिजनेस ओनर हर वक्त आप कोडिंग नहीं कर सकते हो, आपको मीटिंग्स मैनेज करनी होती हैं, आपको बिजनेस ऑपरेशंस मैनेज करने होते हैं। तो एट द एंड आपका आगे कहीं ना कहीं, अगर आप कोडिंग आप 2 महीने 3 महीने भी छोड़ दोगे तो आपके फेड होना शुरू हो जाएगी, आप जितने मर्जी साल इसके ऊपर लगाए हुए हैं। फिर इट्स काइंड ऑफ अ रिवीजन फॉर मी। 4 साल हो गए मुझे एआई करते हुए, लेकिन अगर मैं रिवाइज ना करूँ टाइम टू टाइम, मैं खुद कोड ना करूँ, तो मैं भूल जाऊंगा। तो सेल्फ अटेंशन का कल कॉन्सेप्ट फर्दर पढ़ेंगे, उसके कैलकुलेशन अंदर बॉक्स के अंदर क्या चीजें होती हैं, किस तरह वो किस बेसिस के ऊपर क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट को पकड़ते हैं, एक एम्बेडिंग को पकड़ते हैं, वेक्टर को, स्टैटिक वेक्टर को कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और पैरेलल प्रोसेसिंग के करते हैं। अच्छा, हम शुरू दिन से सेल्फ अटेंशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग में काम आता है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में कहाँ काम आता है, ये चीजें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशंस क्या हो रही होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। मैंने कहा कि स्किप कर दूं, लेकिन फायदा नहीं है, ट्रांसफार्मर इज अ बेसिक हैक्टिक टॉपिक। तो आपने ट्रांसफार्मर अगर समझ लिया तो एनएलपी, कंप्यूटर वीएन भी काफी हद तक, और आपका जनरेटिव एआई तो सारे ही कवर हो जाएगा। ठीक है। बाकी रैक बेस्ड सिस्टम चैटबॉट्स बनाना है तो बच्चों वाला काम लगेगा आपको। तो ये तो आप मेरा ख्याल है बहुत ही इजीली सीख लेंगे जब आपको इतना इतना कम्प्रिहेंसिव सारा ये स्टफ आता हुआ। तो चैटबॉट क्या है, 2-3 लाइनों का कोड चैटबॉट बन जाएगा। और एजेंट्स क्या है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप की करेंगे आप, एजेंट्स तो एजेंट्स बन जाएंगे। ठीक है। एन10 इतना हलवा लगेगा आपको, एन10 यूं आपने वर्कफ्लो बनाया है और ड्रैग एंड ड्रॉप किया, वर्कफ्लो बन गया है सर। आप फोटोशॉप पे एडिटिंग कर रहे हो या कैनवा में एडिटिंग कर रहे हो। ठीक है। क्लियर। ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन हो? ठीक है। तो फिर कल इंशाल्लाह ना सेल्फ अटेंशन कॉन्सेप्ट के। ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड। कल सेल्फ अटेंशन कॉन्सेप्ट से बढ़ते हैं आगे।